हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हमारा पेंडिंग है पॉलिटी रिविजन सीरीज़ में वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंडर आती है। कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इनका खुद का सेक्रेटेरिएट नहीं है एंड एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब वोटेड होता है, ठीक है, वोटेबल होता है ये। देन याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट की इलेक्शंस करवाती है, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे इलेक्शंस करवाती है, बट इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। उनके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रेंथ जो है इलेक्शन कमीशन की दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। एंड जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के ही कंटेक्स्ट में रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। बट अगर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको अपॉइंट करना है वो सीईसी खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन बीच में ये कभी सिंगल मेंबर बॉडी भी रही है, बट सिंस 1993 ये मल्टी मेंबर बॉडी की तरह काम कर रही है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सैलरीज जो है इन दोनों की ही सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होती है, ठीक है, और रिमूवल प्रोसीजर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होता है। और टेन्योर क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका टेन्योर है 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। बट जो बाकी है इलेक्शन कमीशन, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट जब चाहे रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हीं का टेन्योर है 6 ईयर्स 65 ईयर्स ऑफ एज। बट ये टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा है, ये इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर मेंशन करा है, ठीक है। रिमूवल एंड सैलरी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होता है। देन अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशंस क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही क्वालिफिकेशंस मेंशन करी हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स की, ना ही टेन्योर मेंशन करा है एंड ना ही उनको डिबार करा है फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में कहा गया है कि ही और शी विल हेड द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना सबको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे। इवन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी आप देखेंगे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट वहाँ पे एक कमीशन का भी रोल आ जाता है, मतलब 6 मेंबर्स कमेटी या 3 मेंबर्स कमेटी बनती है चेयर बाय पीएम, वो रेकमेंड करती है एंड प्रेसिडेंट वहाँ पे अपॉइंट करते हैं। बट आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखेंगे प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मतलब बैक ऑन दी बैक एंड जो है वो तो चलता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, बट अलग से जो कमेटी बनती है वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे बनेगी। देन टर्म इनका 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर जैसे है वैसे ही कैग का भी टेन्योर है 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। रिमूवल जो है वो कैसे होगा, तो रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही होगा, सिमिलर जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे सैलरी भी वैसा ही थी, रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, कैग में भी सेम चीज़ें हैं। और ग्राउंड्स क्या हैं, वही जैसे सुप्रीम कोर्ट जज में ग्राउंड्स क्या होते हैं, सिर्फ 2 ग्राउंड्स होते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट से डिबार नहीं करा गया है, बट कैग में डिबार किया हुआ है। देन कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, वो प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे इन कंसल्टेशन विद कैग। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग इन पार्लियामेंट। देन आर्टिकल 148 तो हमने देख लिया कि ठीक है कैग की पोजीशन की बात करते हैं, देन वो हेड करेंगे इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। देन 149 आर्टिकल जो है उसमें पार्लियामेंट को एम्पावर करा है कि वो ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग जो है वो डिटर्मिन करेंगे। तो उन्हीं के कंटेक्स्ट में 1971 में पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है विच वॉज अमेंडेड इन 1976 एंड जिसमें इट सेपरेटेड द अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिटिंग है एंड अकाउंटिंग वाला काम है उनको सेपरेट कर दिया और अकाउंटिंग से इनको रिलीव कर दिया। अब सिर्फ ऑडिट का काम करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, बट स्टेट गवर्नमेंट्स की अभी भी जो अकाउंट्स कंपाइल करने का काम होता है वो कैग करते हैं, ठीक है। देन क्या क्या ये ऑडिट करते हैं, तो ये आपको पता होगा, CFI हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड, देन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी सेम चीज़ें। देन कोई पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जो पब्लिक बॉडीज़ हैं तो उनके भी कुछ अगर प्रेसिडेंट जो है वो करेंगे या गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उनके अकाउंट्स को जो है वो ऑडिट कर सकते हैं। 3 रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। अपॉइंटमेंट्स अकाउंट्स के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट होती है, देन रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी होंगी ना वो अपनी
जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगी, ठीक है। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। एंड बस सीवीसी इसमें एक एक्सेप्शन रहेगी, सीवीसी में जो है वो प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर पूछा जाए कि कैग कंपाइल्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल द यूटीज़, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 ही यूटीज़ हैं जिनका कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स का काम करते हैं कैग। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग कैग एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमीशन। हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है, अगर वहाँ पे कैग का लिमिटेड रोल होता है ऑडिटिंग में, वो प्राइवेट ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिट की जाती है विच हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, एंड वहाँ पे कैग सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। देन कुछ जो बॉडीज़ है जैसे आरबीआई, एलआईसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफबीआई, वो कम्प्लीटली वहाँ पे प्राइवेट ऑडिट होता है एंड रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है। कैग का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज एंड बैकवर्ड कमीशंस, बैकवर्ड क्लासेस। सो इनके आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं इन अ रो। एससीज के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 338, देन एसटीज के लिए 338A, देन बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। जो एनसी नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी थी, पहले वो एक कंबाइंड बॉडी होती थी। 89th अमेंडमेंट एक्ट ने इनको बाइफरकेट करा, ठीक है। एससीज और एसटीज के लिए अलग से कमीशन बनाई। देन इनके मेंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिशन जो है वो तीनों में ही सेम रहेगी। इन तीनों में चेयरमैन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और 3 मेंबर्स रहेंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। टेन्योर भी तीनों में सेम है, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री देख लो, एससीज हैं तो वहाँ पे मिनिस्ट्री कौन होगी, सोशल जस्टिस। ट्राइबल्स हैं तो मोटा मिनिस्ट्री होगी, ट्राइबल अफेयर्स। एनसीबीसी है बैकवर्ड क्लासेस की, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है, जो एनसीएससी है वो एंग्लो इंडियंस के रिगार्डिंग भी कुछ केसेस जो होते हैं उनको भी डील करती है, ठीक है। और पावर ऑफ सिविल कोर्ट रहती है, वो भी तीनों में सेम रहेगा, मतलब समन करने की पावर, इट कैन आस्क फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब चीज़ें कर सकती है। नेक्स्ट इज, यहाँ देख लेते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये आता है आर्टिकल 350B के अंडर। 350A क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग दोगे प्राइमरी लेवल एजुकेशन पे, ठीक है। 350B क्या है, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देन ये चीज़ जो है, ये जो ऑफिसर की पोस्ट है, ये ऐड की गई थी बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड करा गया था और आर्टिकल क्या है, ठीक है। ये आर्टिकल भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, आई थिंक। और इसी के साथ आर्टिकल 351, देखो 350A देख लिया हमने, इंस्ट्रक्शन मदर टंग। 350B देख लिया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। 351 जो है प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर आता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5th ईयर। देन होल्ड ऑफिस करते हैं फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब उनका काम हो गया, वो जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है, एवरी 5th ईयर ये बनाते हैं। चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर्स की एंड चेयरमैन की, वो पार्लियामेंट ने डिटर्मिन करी है थ्रू एन एक्ट। तो जैसे चेयरमैन है, उनको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 4 मेंबर्स हैं, एक तो हाई कोर्ट जज या उनके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, एक को फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी को इकोनॉमिक्स का नो हाउ होना चाहिए, ठीक है, या फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। देखो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। रीअपॉइंटमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के केस में है, ठीक है, कैग में नहीं है, मतलब मोस्टली चीज़ों में नहीं होगी। बट हाँ, इलेक्शन कमीशन एक जो है उसका एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट अलाउ की गई है। एंड बाकी जो जैसे फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का कोई 5 साल का टेन्योर थोड़ी है, ठीक है, कि रीअपॉइंटमेंट में इश्यूज आएंगे। तो जो पर्सन एक बार फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हो गए उनको दोबारा कर सकते हैं अपॉइंट, राइट। देन कुछ 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन की डिफरेंस देख लो, क्या क्या चीज़ें थी, क्राइटेरिया क्या चेंज था। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से 20 तक था इसका पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से 2026, 1 साल एक्सटेंड करा गया था इसको, ठीक है, इसका पीरियड। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, इसके चेयरमैन थे YV रेड्डी, एंड उन्होंने पॉपुलेशन जो है वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट करी थी, या उसको कंटेक्स्ट में रखा था, ठीक है, उसको कंसीडर करा था। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह, एंड पॉपुलेशन जो है वो 2011 सेंसस के बेसिस पे लिया गया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 14th वाला ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये जस्ट ऐसे ही मैंने बना दिया। पहले जैसे 50% इनकम डिस्टेंस को दिया गया था इम्पोर्टेंस, देन पॉपुलेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था 27.5%, 15% एरिया, 7.5% फॉरेस्ट। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें क्या करा गया, इनकम डिस्टेंस को 45 कर दिया, पहले 50 था 45 कर दिया। देन जो पॉपुलेशन है वो 15% कर दी, पहले 27.5% था, यहाँ पे 15% पॉपुलेशन कर दी एंड 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कर दी कि किन स्टेट्स का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अच्छा परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे वेटेज दिया है 12.5%। 15% एरिया कर दिया एंड 2.5% जो है टैक्स एफर्ट्स को दिए गए, ठीक है, 2.5% वेटेज दी गई है टैक्स एफर्ट्स को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल चलो याद नहीं रहेगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे है, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की हाई कोर्ट जज के जैसे है। याद करो, मतलब जैसे बताती जा रही हूँ, साथ साथ में थोड़ा माइंड में बिठाते चलो कि डिफरेंस क्या आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे यूपीएससी और एसपीएससी में जैसे हमने देखा, अच्छा वो हम आगे देखेंगे, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पे अभी के लिए आप याद करो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस क्या थी, सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जज फॉर 5 years या हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 years, ठीक है, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। यहाँ पे क्या है, आप किसी कहीं भी एक प्लीडर या एडवोकेट होने चाहिए 10 years के लिए, एंड जुडिशियल ऑफिस कोई अगर आपने होल्ड करा है 10 years के लिए तो यू आर एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज। टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की है अटॉर्नी जनरल की, ठीक है, ना ही इनकी करी है, ऑलमोस्ट बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। टर्म फिक्स नहीं की है, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल कुछ मेंशन नहीं करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर सकते हैं, तो डिबार नहीं करा है रीअपॉइंटमेंट से या प्राइवेट प्रैक्टिस से। एंड याद रखना है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं इन ऑल द केसेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही और शी हैज़ अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट, बट राइट टू वोट नहीं होता पार्लियामेंट में, ठीक है। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ जो है वो एमपी के जैसे होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसे, एंड वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, वहाँ पे अलग से एक लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी है। फिर एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बस इतना याद रखना है। जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं तो वैसे ही अदर लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उनको स्टैट्यूटरी पोस्ट है ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब यूपीएससी एंड एसपीएससी पे चलते हैं। सो जिसकी मैं बात कर रही थी, यूपीएससी में चेयरमैन और मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। रिमूवल यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट करते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। एसपीएससी में रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। आप मुझे बताएं, ऊपर हमने एनएचआरसी एंड एसएचआरसी के बारे में भी सेम चीज़ कुछ पढ़ी थी, ठीक है, वो आप मुझे क्लियरली बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या था उनका रिमूवल प्रोसेस, कौन रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे याद रखना है कि रिमूवल प्रेसिडेंट करेंगे एसपीएससी के मेंबर्स को, बट सस्पेंड कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो 6 years एंड 65 years ऑफ एज, एसपीएससी में 6 years एंड 62 years ऑफ एज। रिज़ाइन कहाँ पे करेंगे, ये प्रेसिडेंट को ये रेजिग्नेशन अपना देंगे, एक सेकेंड। सो हियर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे अपना, यहाँ पे गवर्नर को देंगे, मतलब रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट अगर रिज़ाइन करना है उन्होंने तो गवर्नर को रेजिग्नेशन लेटर अपना देंगे। स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे, ठीक है, यूपीएससी में यहाँ पे गवर्नर डिटर्मिन करेंगे। एक्टिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट देखेंगे, कंडीशंस ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट, यहाँ पे सब गवर्नर वगैरह, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इधर जो है स्टेट, तो यहाँ पे यूपीएससी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर तो एसपीएससी के आप मेंबर हो तो फिर आप एलिजिबल हो टू बिकम द चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, या यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हो, मतलब प्रमोशन हो सकते हो, किसी और एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, ठीक है, मेंबर बन सकते हो, बट कुछ इसके अलावा कोई इस बॉडी के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते, ठीक है।
एंड यूपीएससी में क्या है, अगर तो चेयरमैन है तो उसके ऊपर क्या ही प्रमोशन होगी, तो आपको फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है अंडर गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर। बट मेंबर्स जो है वो तो चेयरमैन बन सकते हैं ना, या वो एसपीएससी के मेंबर तो बन सकते हैं ना। तो वो चीज़ है जहाँ पे प्रमोशन का स्कोप नहीं है, वहाँ पे डिबार करा है। अगर आपको सेम बॉडी में जॉब मिल सकती है तो आपको अलाउ करा है। रीअपॉइंटमेंट टू सेम ऑफिस नहीं होगा, वो हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। नेक्स्ट थिंग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनका आप देखेंगे, अगर स्ट्रेंथ जो है वो डिटर्मिन करेंगे प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन, इवन सस्पेंशन भी, रिमूवल, सब प्रेसिडेंट देखेंगे, बट रिपोर्ट ये गवर्नर को देते हैं, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन एंड कैग, आर्टिकल 324, 148 एंड 149 भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है ड्यूटीज़ एंड पावर्स डिटर्मिन करने की। इलेक्शन जो पंचायत वगैरह नहीं करते हैं ये, यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट जैसे एसपीएससी है, हमने देखा एसपीएससी, तो उसमें जो है वो अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। टर्म देखा हमने, दोनों में ही सेम है, इलेक्शन कमीशन एंड इनका कैग का 6 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज। रिमूवल प्रोसेस दोनों का सेम है एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। कंडीशंस भी सेम ही रहेंगी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे ही। देन ये सब हो गया। उसके बाद अगर हम देखें नेशनल कमीशन फॉर SC STs एंड NBC, ये एक्ट आपको याद रखनी है, 89th, 102, 338, 338A, 338B। टर्म तीनों की ही सेम रहेगी, 3 ईयर्स, और ये कॉम्पोजिशन जो है ये भी सेम रहेगा। फिनेंस कमीशन का देख लिया हमने। ये क्वालिफिकेशन देख लो, पार्लियामेंट ने बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, 7th अमेंडमेंट एक्ट है, 350B। 350A भी हमने देख लिया क्या था, 351 भी हमने देख लिया, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। देन अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इनका ये देख लो, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, हाई कोर्ट जज की तरह, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देन यूपीएससी और एसपीएससी का अगर हम देखें, यहाँ पे मतलब ऐसा है कि स्टेट लेवल पे सब कुछ गवर्नर करेंगे, सेंट्रल लेवल पे सब कुछ प्रेसिडेंट करेंगे, एक्सेप्ट वन थिंग, सस्पेंड जो है वो गवर्नर भी कर सकते हैं, बाकी रिमूवल वगैरह जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। फर्स्ट इज नीति आयोग। तो पता है ये प्लानिंग कमीशन को रिमूव करा है, इन्होंने रिप्लेस करा है, 2015 में बनी थी, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है, ठीक है, ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। एक गवर्निंग काउंसिल होती है जहाँ पे सारे CMs ऑफ स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ UTs, वो सब होंगे। रीजनल काउंसिल होती हैं जिनको PM चेयर करते हैं या उनके कोई नॉमिनी चेयर करते हैं। एक रिसर्च विंग होता है, कंसल्टेंसी विंग होता है, और टीम इंडिया करके एक विंग होता है। NHRC और SHRC की अगर हम बात करें, दोनों ही बॉडीज जो ये बनी है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से, ठीक है। अगर आप देखिए कॉम्पोजिशन, तो NHRC में चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स होते हैं। NHRC में अगर हम देखें, चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं रिटायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यहाँ पे CJ ऑफ हाई कोर्ट और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ये डिफरेंस है। जो बाकी मेंबर्स हैं उनका क्या, तो 5 मेंबर्स जो हैं उसमें से 2 मेंबर्स जो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए या तो सर्विंग या रिटायर्ड, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए सर्विंग या रिटायर्ड, ठीक है। बाकी जो 3 मेंबर्स रहे हैं उसमें से तीनों को ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एंड 1 मस्ट बी वुमन। एंड अगर हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, वहाँ पे जो 3 मेंबर्स हैं, 1 मस्ट बी वुमन, ठीक है। एक जो है बाकी उनको ह्यूमन राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो एक 3rd मेंबर है, ही और शी शुड बी हाई कोर्ट जज सर्विंग या रिटायर्ड, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं विद 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। बाकी चीज़ें अगर हम देखें, ये बाकी मेंबर्स हो गए ना, चेयरमैन और 5 मेंबर्स हैं NHRC में। इसके अलावा यहाँ पे 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कौन आएंगे, चेयरमैन ऑफ NCSC, ST की जो कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन है उनके चेयरमैन, माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है उनके चेयरमैन, वुमेन, चाइल्ड राइट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन सब कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो ये चीज़ें याद कर लो कौन कौन से हैं। देन टर्म जो है दोनों का ही सेम है,
अभी रिसेंट अमेंडमेंट से दोनों का ही सेम टर्म कर दिया था, 3 इयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो इतनी 70 ईयर्स ऑफ एज क्यों है, बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे रिटायर्ड जो पर्सन थे वही चेयरमैन बनते हैं, ठीक है, चाहे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो या हाई कोर्ट जज हो या फिर चीफ जस्टिस हो, तो वो 3 इयर्स और 70 ईयर्स इसीलिए करा हुआ है। देन और क्या चीज़ें हैं, अगर यूटीज़ की बात करें तो वो वहाँ पे SHRC बनती है, ठीक है, बट दिल्ली की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे NHRC की जुरिस्डिक्शन होती है। अपॉइंटमेंट, अब देखो इन दोनों के लिए अपॉइंटमेंट कमेटीज बनती है। जैसे अपॉइंटमेंट जो है चेयरमैन और मेंबर्स की प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय 6 मेंबर्स कमेटी। हमने देखा जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी अपॉइंट उनको प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट कुछ एक पर्टिकुलर मेंबर्स की कमेटी होगी वो करेंगे, ठीक है। तो चेयरमैन जो है इस कमेटी के PM होते हैं, बाकी स्पीकर रहते हैं लोकसभा के एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा है बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, वहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ द हाउसेस एंड होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। अगर यहीं पे हम स्टेट का अगर हम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट का जब हम देखते हैं वहाँ पे PM की जगह CM हो जाएंगे, स्पीकर ऑफ लोअर हाउस हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस हो जाएंगे, एंड वहाँ पे यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है ना, वहाँ पे चेयरमैन ऑफ अपर हाउस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है ना, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी उनको काम करना है, इसीलिए इस काम से उनको हटाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे यूनियन होम मिनिस्टर है वहाँ पे स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे, टर्म सेम है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते। एंड NHRC की एक लिमिटेशन है कि जब कोई भी केस हुआ है उसमें आप विद इन 1 ईयर ही इंक्वायरी कर सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है। एंड लिमिटेड पावर्स होती हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस के कंटेक्स्ट में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ सू मोटो डायरेक्शंस जो है वो ले सकते हैं, सू मोटो इंक्वायरी कर सकते हैं स्टार्ट, एंड का खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है। देन अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर, तो SHRC जो है इसमें भी क्या चीज़ है, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। हमने ऊपर भी देखा FPAC जो थे, FPAC में भी रिमूवल जो है वो चेयरमैन ये प्रेसिडेंट ही करेंगे, नॉट गवर्नर, बट गवर्नर कैन सस्पेंड, ठीक है। बाकी ग्राउंड वगैरह सब सेम ही है एज NHRC। अब देखो जैसे ये ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या होते हैं NHRC एंड SHRC के, इंसॉल्वेंट हैं अगर आप, पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं लगे हैं आप, देन इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अनसाउंड माइंड है, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट किए गए हैं, और मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो आपको रेफ़र करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, तो दोनों ही RTA एक्ट 2005 के अंदर बने हैं। देन अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं, वहाँ पे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, बाकी मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ 3 मेंबर कमेटी। कौन होंगे, PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे एक, ठीक है। यहाँ पे रिमूवल गवर्नर करते हैं, बाकी टर्म वगैरह सब सेम ही रहते हैं, कॉम्पोजिशन सेम रहती है, बट यहाँ पे रिमूवल जो है वो गवर्नर कर रहे हैं, क्योंकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। बट स्टिल देखो ऊपर हमने देखा कि SHRC एक ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। FPAC जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली है, यहाँ पे गवर्नर ही इनको रिमूव करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, तो क्वालिफिकेशंस क्या है या क्राइटेरिया क्या है कुछ, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर होंगे वो MLA या MP नहीं होने चाहिए, किसी UT में भी जो है लेजिस्लेचर असेंबली में नहीं होने चाहिए, एमिनेंट होने चाहिए, एमिनेंट पर्सन, कोई नॉलेज होनी चाहिए उनको डिफरेंट फील्ड्स की, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करा होना चाहिए, एंड पोलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। टर्म 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, एंड प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। जैसे NHRC को रिमूव किया जाता है NHRC के मेंबर्स को, वैसे ही प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। कंडीशन वही सेम रहेंगी जो ऊपर थी, ठीक है। बट उन कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन है कि अगर आप कोई ऐसा इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट, जो कि आपकी ऑफिशियल फंक्शंस में बाधा डालता है, तो वो भी जो है रिमूवल का प्रोसीजर जो क्राइटेरिया है वो बन सकता है। देन इंफॉर्मेशन CIC जो है इट कैन ऑल्सो इनिशिएट सू मोटो इंक्वायरी,
सैलरी अगर हम देखें, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे होगी और वी कैन से सीईसी के जैसे होगी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जैसे, और आईसीएस की जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह होगी, या वी कैन से हाई कोर्ट जज की तरह। देन अगर हम एसआईसी की बात करते हैं, यहाँ पे सैलरी क्या है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे स्टेट लेवल पे, उनकी सैलरी होगी इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल, और जो बाकी वाले हैं वो उनकी होगी चीफ सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, उनके जैसी सैलरी। ये सब चीज़ें हैं। सैलरी वाली तो इतना नहीं पूछेंगे, बट स्टिल कवर कर दिया मैंने कि अगर इन केस कभी पूछा जा सकता है तो यू कैन आंसर दैट। नेक्स्ट बॉडी इज लोकपाल एंड लोकायुक्तास। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होती है, लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होती है। एक्ट ऑफ 2013 से ये बनी है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। करप्शन केसेस जो है अमंग हाई ऑफिशियल्स उनसे डील करती है। कौन कौन इसके एम्बिट में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ABCD सर्विसेज जो होते हैं उनके ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, सभी के अगेंस्ट आप इनिशिएट कर सकते हो प्रोसीडिंग्स। देन चेयरमैन होते हैं एक लोकपाल में, और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। ये जो 8 मेंबर्स हैं इसमें से 50% जो है जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए एंड 50% जो है वो इनवल्नरेबल सेक्शन से होने चाहिए। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। सिलेक्शन कमेटी जो है वहाँ पे कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स बॉडी होती है ये सिलेक्शन कमेटी। PM होंगे चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, ऑपोजिशन के जो लीडर है वो रहेंगे, एंड एक CJI होंगे, और एमिनेंट जूरिस्ट होंगे जो कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं, वो भी एक मेंबर होंगे इनके। देन लोकपाल में क्या है, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एंटी करप्शन लॉ इन सब में। देन एक सर्च कमेटी होती है। सर्च कमेटी जो है वो रेकमेंड करती है नाम जो सिलेक्शन कमेटी को, एंड देन वो फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। तो ये जो सर्च कमेटी है उसमें भी 50% मेंबर्स जो हैं SC ST वुमेन इस वल्नरेबल सेक्शन जो हैं उनमें से आएंगे। देन लोकपाल हैज़ द सुपरिंटेंडेंट्स ओवर CBI फॉर द केसेस रेफर्ड टू इट बाय लोकपाल। देन क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं कि कब जो है आपकी ये इंक्वायरी वगैरह ख़त्म होनी चाहिए। जैसे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है उसके लिए 3 मंथ्स मिलते हैं और 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 मंथ्स एंड 6 मंथ का एक्सटेंशन। ट्रायल के लिए 1 साल होता है और दोबारा 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है। ऑल्सो ऑल एंटिटीज़ जो कि FCRA एक्ट में डोनेशन रिसीव कर रही है मोर देन 1 लाख पर ईयर, तो वो भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में आएगा। लिमिटेशंस क्या है, ये सुमोटो एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। विदिन 7 ईयर्स ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर कोई भी करप्शन केस हुआ है, उसको 8 साल हो गए, फिर आप उसको कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। विदिन 7 ईयर्स तक ही आप कर सकते हो। एनोनिमस कंप्लेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज अब किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलना है, ओपनली आपका नाम आ गया तो आप तो बचोगे नहीं। मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। तो या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया, किसी एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया, तो उसको हरासमेंट या इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एनोनिमस कंप्लेंट्स रहती हैं, बट यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है एनोनिमस कंप्लेंट्स, तो ये इश्यूज हो जाते हैं। करंट लोकपाल जो है वो हैं श्री जस्टिस प्रदीप मोहांते, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको कोई भी केस जो है, कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अगर तो वो केस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर है या कोई इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो वो मैटर्स में तो आप उन मैटर्स को तो आप इंक्वायर कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, PM के अगेंस्ट जो है इंक्वायरी तभी इनिशिएट करी जाएगी जब सारा जो लोकपाल का पूरा बेंच है वो अग्री करेगा कि हाँ इनिशिएशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इनिशिएट कर सकते हो। मतलब होल बेंच ऑफ लोकपाल शुड अग्री फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट PM। ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये कुछ बॉडीज़ हैं जो कि अब हम करेंगे, CBI, CVC, डिलिमिटेशन कमीशन, लॉ कमीशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो CBI एंड CVC की हम बात करते हैं। CBI जो है 1963 में बना था, एक रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। बट ये एक एक्ट से पावर डिराइव करती है, एक्ट के थ्रू बना नहीं है, बट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर पावर्स ड्राइव करती है ओनली। देन रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो संथानम कमेटी है, इन्होंने ही CVC की भी रिकमेंडेशन दी थी। आप देखेंगे ये जो है CBI जो है it was formed by a resolution of Ministry of Home Affairs, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है। बट CVC जो है
उसको वो भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बना था ऑलमोस्ट सेम ईयर में 1964 में, बट बाद में सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 से इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई थी। कमेटी सेम है जिन्होंने रेकमेंड करा था। देन सीबीआई के हेड होते हैं डायरेक्टर एंड असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर, और इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ना वो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013 में दिया है, बट इनका टेन्योर जो है वो 2 साल का है। वो चीज़ ही है सीबीसी एक्ट ऑफ 2003 में। ये चीज़ याद रखनी है, रिपीट कर देती हूँ। टेन्योर जो है इनके डायरेक्टर वगैरह का वो सीबीसी एक्ट में दिया है, बट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है वो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013 में दिया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर बनती है ये, और वही करप्शन केसेस को देखते हैं और अदर क्रिमिनल केसेस को भी चेक करते हैं ये। एंड इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीवीसी, जहाँ पे करप्शन के केसेस रिगार्डिंग होते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी होगी सीबीआई के लिए, हमने देखा सबको ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं एंड एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। तो 3 मेंबर कमेटी है, इसमें पीएम चेयरमैन रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे लोकसभा के, एंड सीजेआई रहेंगे। ठीक है, सीबीआई एंड सीजेआई राइम कर रहे हैं तो यहाँ पे होंगे। अब देखेंगे हमेशा ही अगर कोई छोटी कमेटी है, 3 मेंबर कमेटी है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो होंगे ही, पीएम भी होंगे ही। ठीक है, 3rd मेंबर चेंज होंगे, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा सा बैलेंस या इम्पार्शियल सिलेक्शन के लिए रखा गया है। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे सीजेआई हैं 3rd मेंबर। अगर हम बात करते हैं सीवीसी में, तो यहाँ पे वो जो सिलेक्शन कमेटी है तो वो कौन है, एक तो इस पर कॉम्पोजिशन क्या है, एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होंगे एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, वारंट अंडर हैंड एंड सील, ये सब होता है। इनका पीरियड क्या है, 4 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। यहाँ पे क्या था, 2 ईयर्स का टेन्योर था, यहाँ पे 4 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। और सिलेक्शन कमेटी कौन है, पीएम रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, 3rd मेंबर यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोअर हाउस, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, और सैलरी अलाउंस जो है वो यूपीएससी मेंबर्स की तरह ही होती है। रिमूवल जो है, रिमूव किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये सब आता है, तो वो तो हर बार केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा अगर इन बेसिस पे होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट एनडीएमए, तो ये किस एक्ट से बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, आफ्टर इंडियन ओशन सुनामी 2004। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें। पीएम जो है वो चेयर करते हैं, बस इतना याद रखना है, पीएम चेयर करते हैं, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। द नेक्स्ट बॉडी इज़ लॉ कमीशन, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, और चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो है वो या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या फिर रिटायर्ड सीजे ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो 1834 में बनी थी लॉर्ड मैकॉले के अंदर, एंड चेयरमैन थे वहाँ पे सेतालवाद। ठीक है, सेतालवाद जो है वो उस टाइम पे चेयरमैन थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बना था 1834 में, एंड इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 में बना था। टेन्योर इनका रहता है 3 ईयर्स। आप मुझे बताएं सीवीसी का क्या टेन्योर रहता है। ठीक है, और करंटली जो है 22nd लॉ कमिश्नर जो है वो चल रहे हैं। 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन थे BS चौहान, एंड करंट जो लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन है ऋतु राज अवस्थी। ठीक है, तो ये नाम याद नहीं रहते हैं, इट्स ओके, बट ठीक है बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट NIA एक्ट 2008 में ये बना था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसी के थ्रू बनी थी आफ्टर मुंबई अटैक्स। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। इनका एक सेपरेट सेल है टू काउंटर फेक करेंसी एंड टेरर फंडिंग, TFFC सेल। ठीक है, चेयरमैन जो है डायरेक्टर जनरल होते हैं, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। देन इसमें भी रिसेंटली एक अमेंडमेंट करा था, नॉट रिसेंटली बट हाँ 2019 में। तो पहले इसके एम्बिट में UAPA के रिलेटेड जो केसेस होते थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिर्फ उन्हीं से डील करता था। अब इसमें एक्सप्लोजिव सबस्टांसेस एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब इसके एम्बिट में अब आते हैं। ऑल्सो पहले ये सिर्फ इंडिया में केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकता था, अब इट कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द केसेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लास्ट
नॉट लास्ट, एक और पेज अभी बचा हुआ है, ठीक है। सो डिलिमिटेशन कमीशन आती है नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है पार्लियामेंट आर्टिकल 82 के अंडर डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट करती है आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग एक्ट से बनता है ये, तो मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। 1952 में बना, 62 में बना, 72 में बना आफ्टर 1971 सेंसस, देन 82, 92 में नहीं बना, 2002 में बना ये, ठीक है। और फिर 2011-12 में भी नहीं बना, ठीक है। तो अभी 2026 का जो सेंसस होगा उसके बाद जो है ये बनेगा। सो ये पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनके ऑर्डर्स को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते आप, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इनकी। देन अगर हम देखें प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चलिए आगे देखते हैं, आगे दोबारा आएगा। तो सेंट्रल लेवल पे हमने देखा डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 में आता है, और स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इनैक्ट करती है अंडर आर्टिकल 170। देन यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करती है, एंड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है प्रेसिडेंट ने करी थी 1950 to 51 में, एंड देन 3 मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन में। कौन कौन होते हैं? सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, ये सब मेंबर्स होते हैं। देन ये देख लो कि इवन पार्लियामेंट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, या फिर कोर्ट में भी इनके ऑर्डर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे 87th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ये देख लो 87th अमेंडमेंट एक्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट स्टिल रिवाइज करवा रहे हैं। 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग जो भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी एंड रिजर्वेशन सीट्स, डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनेंगी, एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो रखी गई है SCs STs के लिए, या नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी देनी है स्टेट्स को, उनको क्या बताया है। तो ये दो चीज़ें जो है रिजर्वेशन वाला एंड डिलिमिटेशन वाला 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बट जो सीट्स दी गई हैं स्टेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो अभी तक फ्रीज करके रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है कि सीट्स कितनी अलॉट की जाएंगी डिफरेंट स्टेट्स को 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग रहेगा, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था, ठीक है। एंड अप टू 2026 ये ऐसा ही अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। और बाकी ये जो था कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन होगा, रिजर्व सीट्स होगी, तो ये 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, ये 87th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। और दूसरा वाला 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हो गया अपना डिलिमिटेशन भी। हाँ, ये चीज़ देख लो, JNK में जो डिलिमिटेशन होता है, वैसे UPSC के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, JKPSC के लिए रेलिवेंट रहेगा कि JNK में जो डिलिमिटेशन होता है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो चलता है, जबकि बाकी हमने देखा 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग होता है डिलिमिटेशन ऑल इंडिया में। तो ये सब खत्म होता है। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ है कि नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़ दोनों का क्राइटेरिया क्या कैसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो नेशनल पार्टी अगर हम देखेंगे, पहले तो इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, BJP, BSP, कांग्रेस, NCP, CPI, CPI माओइस्ट, देन तृणमूल कांग्रेस, NPP। जो कंडीशंस बताई हैं, क्राइटेरिया बताया है टू बिकम अ नेशनल पार्टी, वो इलेक्शन सिंबल 1968 के ऑर्डर में बताया है, नॉट एक्ट, ऑर्डर में बताया गया है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं? आपको इलेक्शन जब भी होंगी उसमें 6% वोट्स मिले होने चाहिए 4 स्टेट्स में, प्लस 4 लोकसभा की सीट्स मिली होनी चाहिए। पहला ये क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो और भी क्राइटेरिया है, बट फर्स्ट क्या है, 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स एंड 4 लोकसभा सीट्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, 2% ऑफ लोकसभा सीट्स, 2 सीट्स नहीं, 2% ऑफ लोकसभा सीट्स, और MP जो है वो कम से कम 3 सीट से होने चाहिए। ये जो 2% सीट्स आपने ऑक्यूपाई की हैं लोकसभा में, वो MP 3 स्टेट से होने चाहिए एटलीस्ट, या फिर वो जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी है 4 स्टेट्स में, तब भी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। ये 3 क्राइटेरिया है, 3 में से एक भी अगर सफिशेंट होगा, अगर आप मीट करते हो तो नेशनल पार्टी बन सकते हो। रिपीट करते हैं, क्या है, 4 स्टेट्स में 6% वोट्स प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा। सेकेंड क्या है, स्टेट पार्टी होगा 4 स्टेट्स में,
थर्ड क्या है, 2% लोकसभा सीट्स, लेकिन वो सीट्स जो है वो 3 स्टेट से आनी चाहिए। अगर स्टेट पार्टी की हम बात करते हैं, ये 4 कंडीशन है, चारों में से एक भी अगर फुलफिल होती है तो स्टेट पार्टी बन जाएंगे। या तो अगर आपको स्टेट इलेक्शंस में 8% वोट्स मिले हैं, फर्स्ट कंडीशन, या आपको 8% वोट्स नहीं मिले, ठीक है, वोट्स कम मिले, आपको सिर्फ 6% वोट्स मिले हैं स्टेट में, तो आपको एक लोकसभा की सीट भी जीतनी होगी। या फिर अगर आपसे एक लोकसभा की सीट भी नहीं जीती गई तो 6% स्टेट इलेक्शंस में वोट होने चाहिए, प्लस 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। या तो एक लोकसभा की सीट जीत लो या फिर 2 स्टेट की सीट जीत लो, ठीक है, प्लस 6% वोट्स इन स्टेट। इसके अलावा फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट्स, अगर आपके पास एक लोकसभा सीट है तभी आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके पास मिनिमम 3% सीट्स हैं एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3 सीट्स, वहाँ पे 3 सीट्स होनी भी चाहिए, ठीक है। तो अगर 3% सीट्स आपने वहाँ पे जीती है तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। सो दिस वॉज द क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। नेक्स्ट एक स्कीम है इंपॉर्टेंट, MP लैड्स, न्यूज़ में रहता ही है तो इसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो ये 1993 में ये स्कीम जो स्टार्ट हुई थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर। MPs जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क रिकमेंड कर सकते हैं। इनिशियली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था, अब ये MOSPI के अंडर है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मिनिस्ट्री, उसके अंडर है। यहाँ पे क्या होता है, MP रिकमेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अपना जो भी वर्क होगा, एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है वो फंड यूज़ करती है फॉर डेवलपमेंटल वर्क। पर ये जो है 5 करोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन लोकसभा के जो MP होते हैं वो कहाँ कहाँ पे वर्क जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। तो अगर लोकसभा के MP होंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुन के आए हैं तो वहीं पे वर्क रेकमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा के हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो विद इन स्टेट कहीं भी काम बता सकते हैं। नॉमिनेटेड जो है वो पूरी कंट्री से कहीं से भी नॉमिनेट किए होते हैं तो वो एनीवेयर इन द कंट्री काम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। देन एक सर्टेन परसेंटेज जो है, जैसे 15% जो फंड का है वो SC एरिया में आना चाहिए, मतलब SC डोमिनेटेड एरिया में यूज़ होना चाहिए। 7.5% जो है वो SC डोमिनेटेड पॉपुलेशन एरिया में यूज़ होना चाहिए। देन आप अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाता है तो स्टेट में आप 25 लाख का वर्क रिकमेंड कर सकते हो एंड पूरी कंट्री में 1 करोड़ तक का वर्क रिकमेंड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं एंड कुछ और भी चीज़ें हमने देख ली, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी जो छूट गया था एक चैप्टर, वो भी हमने चीज़ें कवर कर दी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हमारी पूरी पॉलिटी जो है वो भी ख़त्म होती है और या दैट्स इट। हाँ, एक छोटा सा चैप्टर जो है वो बच गया है, वैसे एक छोटा सा चैप्टर है जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है, स्पेशल स्टेटस टू डिफरेंट स्टेट्स, अभी ही कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 2-3, वो याद करेंगे बस और फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये आप बस आर्टिकल्स ही देख लो, कौन कौन सा आर्टिकल किसके रिलेटेड है, सारा याद नहीं रहेगा, बस 1-2 ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 371 है, यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A है नागालैंड के रिगार्डिंग, नागालैंड वाला इंपॉर्टेंट है 371A। 371B जो है असम के रिगार्डिंग है। C मणिपुर के रिगार्डिंग है। देन D आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। E यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। देन F जो है वो सिक्किम से डील करता है। तो इस तरीके से सारे आर्टिकल्स हैं, सब याद नहीं रहेंगे, बस मैंने बताने के लिए कि ये चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें। इसको आप जैसे स्टार्टिंग वाली है, इनको आप याद करने के लिए अस्मत याद कर सकते हैं, ASMAT अस्मत, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड तो याद रह जाएगा, 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371A नागालैंड, देन B असम, MA मणिपुर, ठीक है, मतलब C मणिपुर, एंड T तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये दोनों साथ में हैं D तक। देन F वाला भी आप याद कर सकते हो, सिक्किम। बाकी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, स्किप किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसी के साथ हमारा पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो है वो आई थिंक लाइक 4.5 आवर में कंप्लीट हो गया है, और मे बी 5 आवर्स, मैक्सिमम 5 आवर्स में हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है ताकि नेक्स्ट टाइम भी जो है वो रिविजन के लिए हेल्पफुल रहे। अदरवाइज इसको अगर बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना होता तो 1-2 आवर्स में भी हो जाता, बट आई वॉन्टेड टू कंप्लीट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर।